फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल के ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज फिर हम लेकर के आए हैं एक शॉर्ट वीडियो बीए सेमेस्टर 5 एग्ज़ाम पूर्णिया यूनिवर्सिटी मेजर कोर्स हिस्ट्री 9 सेमेस्टर 5 एग्ज़ाम पूर्णिया यूनिवर्सिटी बीए का एक शॉर्ट वीडियो लेकर के आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार वो हमको क्या करना है, पढ़ना है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार के बारे में क्या करना है, हमें पढ़ना है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में विस्तार, ये हमारा आज का टॉपिक है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार, इसको हमें क्या करना है, पढ़ना है। ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार से एक्सपेंशन हुआ भारत में, एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार को जानना है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में विस्तार 17वीं सदी से शुरू हुआ, 17th सेंचुरी, लेकिन 18वीं सदी में यह एक व्यापारिक संगठन से शासक शक्ति में बदल गई। कह रहा है ऐसे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में विस्तार 17वीं सदी से शुरू हो गया था, लेकिन 18वीं सदी में 18th सेंचुरी में यह व्यापारिक संगठन से क्या बन गया था, शासक शक्ति बन गया था। आया था व्यापार करने, व्यापार के माध्यम से इसने भारत में अपना प्रभुत्व जमाया और उसके बाद सीधे रूलर बनने का, सीधे एम्पायर पूरा इंडिया पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। शासक शक्ति में बदल गई, रूल करने वाला रूलिंग पावर में आ गया सीधा। व्यापार करने आया था ईस्ट इंडिया कंपनी, और लेकिन 17वीं सदी में एक व्यापारिक केंद्र था, व्यापारिक संगठन था, लेकिन बाद में ये शासक शक्ति बन गया, रूल करने लगा इंडिया पर। शासन किया अंग्रेजों ने 200 साल तक। वही शुरुआत के 100 साल में कंपनी व्यापारिक संगठन, बाद का 100 साल शासक शक्ति। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में विस्तार 17वीं सदी से शुरू हुआ, 17th सेंचुरी से शुरू हुआ, लेकिन 18वीं सदी में यह एक व्यापारिक संगठन से शासक शक्ति में बदल गई। लेकिन 18th सेंचुरी में, 18वीं सदी में यह एक व्यापारिक संगठन से क्या बन गया, शासक शक्ति में बदल गई। इसकी सफलता मुगल साम्राज्य के पतन, क्षेत्रीय शक्तियों की कमजोरी और कूटनीति डिप्लोमेसी पर आधारित थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सफलता है वो मुगल साम्राज्य के पतन के कारण हुआ, क्षेत्रीय शक्ति का कमजोरी के कारण हुआ, रीजनल जो पावर्स थे वो कमज़ोर पड़ गए अंग्रेज़ों के सामने, और कूटनीति डिप्लोमेसी पर आधारित थी, डिप्लोमेटिक था ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में विस्तार 17वीं सदी से शुरू हुआ, लेकिन 18वीं सदी में यह एक व्यापारिक संगठन से शासक शक्ति में बदल गई। इसकी सफलता मुगल साम्राज्य के पतन, मुगल एम्पायर का डिक्लाइन, क्षेत्रीय शक्तियों की कमजोरी और कूटनीति डिप्लोमेसी पर क्या थी, आधारित थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में विस्तार 17वीं सदी से शुरू हुआ, लेकिन 18वीं सदी में यह एक व्यापारिक संगठन से शासक शक्ति में बदल गई। मतलब इंडिया पे रूल करने लगा, तो आया था बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने, व्यापार करते करते रूलर में कन्वर्ट हो गया। इसकी सफलता मुगल साम्राज्य का पतन, मुगल साम्राज्य का पतन के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गया, सफल हो गया। क्षेत्रीय शक्तियों की कमजोरी, इसके वजह से भी मुगल साम्राज्य का पतन, रीजनल रूलर्स की कमजोरी और कूटनीति, ये प्रमुख कारण थे जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पैर पसार लिए भारत में। कंपनी की स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ऐसे 1600 ईस्वी में हुई, ठीक है, और 1612 में सूरत में पहला व्यापारिक केंद्र खोला गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट, स्थापना कब हुआ, 1600 ईस्वी में, और 1612 में सूरत में पहला व्यापारिक केंद्र खोला गया। सूरत में पहला बिजनेस का केंद्र, सेंटर खोला गया। कंपनी की स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई
और 1612 में सूरत में पहला व्यापारिक केंद्र क्या किया गया, खोला गया। शुरू में यह मसालों, कपास और रेशम के व्यापार तक सीमित थी। कंपनी की स्थापना 1600 में हुई और 1612 में सूरत में पहला व्यापारिक केंद्र क्या किया गया, खोला गया। शुरू में यह मसालों, कपास और रेशम, सिल्क, स्पाइसेस, कॉटन और सिल्क के व्यापार तक सीमित थी। शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी इन्हीं तीनों चीज़ों का व्यापार करती थी, मसाले, कपास, कॉटन और सिल्क, रेशम। 1600 ईस्वी में कंपनी की क्या हुई, स्थापना हुई। कंपनी की स्थापना 1600 में हुई और 1612 में सूरत में पहला व्यापारिक केंद्र खोला गया। शुरू में यह मसालों, कपास और रेशम के व्यापार तक सीमित थी, रेशम का व्यापार तक सीमित था। 1639 में मद्रास, 1668 में बम्बई और 1690 में कलकत्ता में व्यापारिक ठिकाने स्थापित किए गए। सबसे पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ खोला गया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, सूरत में। कब खोला, 1612 में। 1600 में कंपनी की स्थापना कब हुई, 1600 में। ये सब ईयर सब याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर में आ सकता है। कंपनी की स्थापना 1600 में हुई और 1612 में सूरत में पहला व्यापारिक केंद्र खोला गया। शुरू में यह मसालों, कपास और रेशम के व्यापार तक सीमित थी। 1639 में मद्रास, 1668 में बम्बई और 1690 में कलकत्ता में व्यापारिक ठिकाने स्थापित किए गए। पहला व्यापारिक केंद्र सूरत में खोला गया 1612 में, उसके बाद मद्रास में खोला गया 1639 में, 1668 में बम्बई में भी खोला गया, 1690 में कलकत्ता में खोला गया। मुगल सम्राटों से फरमान लेकर कंपनी ने कर मुक्त व्यापार शुरू किया और मुगल सम्राट से फिर उन्होंने फरमान ले लिया, परमिशन, अनुमति ले लिया और टैक्स फ्री, कर मुक्त व्यापार किया, एकदम टैक्स फ्री व्यापार करने उसको दिया गया। तो उसका पूरा मज़ा ही मज़ा रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा अपना पैर पसारते रहा, भारत की पूरी संपत्ति को लूटा। ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, इंडिया का जो भी वेल्थ है उसको बहा ले गए, एकदम वेल्थ को बहा के ले गए, ड्रेन करके ले गए। ड्रेनेज, ड्रेन माने नाला होता है, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ कह सकते हैं। यहाँ पूरे भारत का जो संपत्ति, भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, यहाँ पे सारे व्यापार थे। यहीं का मसाला, यहीं का कपास, रेशम सब ले गए और फिर उसी को प्रोडक्ट्स बना करके यहीं बेचे। हमारा ही रॉ मटेरियल्स, हम ही को फिर प्रोडक्ट बना के बेचा। दोनों तरीके से लूटा अंग्रेजों ने। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई और 1612 में सूरत में पहला व्यापारिक केंद्र खोला गया। शुरू में यह मसालों, कपास और रेशम के व्यापार तक सीमित थी। शुरू में यह मसालों, कपास, कॉटन और सिल्क के व्यापार तक सीमित थी। 1639 में मद्रास, 1668 में बम्बई और 1690 में कलकत्ता में व्यापारिक ठिकाने स्थापित किए गए। 1639 में मद्रास, 1668 में बम्बई और 1690 में कलकत्ता में व्यापारिक ठिकाने स्थापित किए गए। मुगल सम्राटों से फरमान लेकर कंपनी ने कर मुक्त, टैक्स फ्री बिजनेस शुरू कर दिया। मुगल शक्ति के कमज़ोर पड़ने 1707 के बाद कमज़ोर पड़ गया क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु हो गई। तो मुगल शक्ति के कमज़ोर पड़ने से कंपनी को अवसर मिला, कंपनी को मौका मिला। 1740 के दशक में फ्रांसीसियों के साथ कर्नाटक युद्धों ने कंपनी की सैन्य शक्ति को बढ़ाया। मुगल शक्ति जब कमज़ोर हो गई 1707 ईस्वी में, क्योंकि औरंगजेब मर गया 1707 में, तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को अवसर मिल गया, मौका मिल गया अपना एक्सपेंशन करने का, विस्तार करने का। 1740 के दशक में, दशक मतलब होता है डिकेड, 10 साल को बोला जाता है दशक, 10 का दशक, 10 ईयर्स, डिकेड को कहा जाता है दशक। तो 1740 के दशक में फ्रांसीसियों के साथ कर्नाटक युद्धों ने कंपनी की सैन्य शक्ति को बढ़ाया, कंपनी का जो सेना का जो शक्ति था उसको बढ़ाने का काम किया।
प्लासी की लड़ाई जो कि 1757 में हुई, इसके विस्तार का निर्णायक मोड़ थी। बैटल ऑफ प्लासी ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को और फैलने का मौका दिया, एक्सपेंड करने का मौका दिया। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल पर कब्जा किया। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया और बंगाल पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाकर कंपनी ने बंगाल के राजस्व पर पूरा नियंत्रण कर लिया। बंगाल का जितना भी रेवेन्यू था, टैक्स था, कर था, उस सब पे पूरा कंट्रोल कर लिया अंग्रेज़ों ने। मीर जाफर के बारे में हमने पहले ही पढ़ा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जा कर के आप देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है। तो मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाकर, मीर जाफर जो कि कठपुतली नवाब बना अंग्रेज़ों का, अंग्रेज़ जैसे जैसे कहता था वैसे वैसे मीर जाफर करता था। मीर जाफर एक देशद्रोही भी था, विश्वासघात भी किया था मीर जाफर। सिराजुद्दौला का सेनापति था, लेकिन सिराजुद्दौला को ही उसने धोखा दिया, मीर जाफर ने, इसलिए वो देशद्रोही था। मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाकर कंपनी ने बंगाल के राजस्व पर नियंत्रण हासिल किया, बंगाल के रेवेन्यू पर क्या किया, कंट्रोल हासिल किया। बंगाल के बाद कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध और मुग़ल सम्राट के खिलाफ बक्सर में भी जीत हासिल की। बंगाल के बाद बंगाल में तो पूरा अपना कंट्रोल जमा लिया। सबसे पहले मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया, रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया बैटल ऑफ प्लासी में। और बंगाल के बाद फिर कंपनी ने अवध और मुग़ल सम्राट के खिलाफ बक्सर में भी क्या की, बैटल ऑफ बक्सर में भी जीत हासिल की। इसके बाद इलाहाबाद संधि, इलाहाबाद ट्रीटी हुआ 1765, उससे कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई, राजस्व अधिकार मिल गया। वहाँ का भी फिर राजस्व टैक्स पूरा वसूलने लगा अंग्रेज। बिहार और उड़ीसा, बंगाल के बाद बिहार और उड़ीसा का भी दीवानी मिल गया, मतलब राजस्व अधिकार, रेवेन्यू का राइट्स मिल गया एकदम अंग्रेज़ों को। पूरा कर, टैक्स, रेवेन्यू, उस पर अपना कंट्रोल जमा लिया। बंगाल के बाद कंपनी ने अवध और मुग़ल सम्राट के खिलाफ बक्सर में जीत हासिल की। इसके बाद इलाहाबाद संधि 1765 से कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली। यह औपनिवेशिक शासन की औपचारिक शुरुआत थी। यह इंडस्ट्रियल औपनिवेशिक कॉलोनियल रूल का शुरुआत था। औपनिवेशिक शासन मतलब कॉलोनियल रूल, ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश रूल, अंग्रेज़ों का शासन, उसी को कहते हैं कॉलोनियल रूल, औपनिवेशिक शासन। तो बंगाल के बाद बिहार और उड़ीसा की दीवानी भी अंग्रेज़ों के पास चली गई। दीवानी का मतलब राजस्व अधिकार, राजस्व वसूलने का अधिकार। कंपनी ने मैसूर युद्धों, जो कि 1767 से चला, मैसूर वार 1799 तक, उसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान को क्या किया, हरा दिया। कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर युद्धों में हैदर अली और टीपू सुल्तान को क्या किया, हराया। फिर मराठों के खिलाफ युद्ध 1775 से 1818 ने पश्चिमी भारत पर क्या किया, कब्जा सुनिश्चित किया। वेस्ट में भी, वेस्टर्न इंडिया पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, अपना कब्जा सुनिश्चित किया। मराठों के खिलाफ युद्ध लड़के, मराठों के खिलाफ युद्ध ने पश्चिमी भारत पर कब्जा क्या किया, सुनिश्चित किया ईस्ट इंडिया कंपनी का। मराठे भी हार गए अंग्रेज़ों से। 1840 तक पंजाब, सिख युद्ध और सिंध भी कंपनी के अधीन आ गए। 1840 तक पंजाब और सिंध भी कंपनी के क्या आ गए, अधीन आ गए। तो देखिए धीरे धीरे ये अपना पैर पसार रहा है। सबसे पहले ये व्यापार करने आया 1600 में, 1612 में इसने सूरत में अपना पहला व्यापारिक केंद्र खोला। मसालों, कपास और रेशम के व्यापार से इसने अपना बिजनेस शुरू किया, स्पाइसेस, कॉटन और रेशम। फिर इसने अनेक व्यापारिक केंद्र खोले, 1639 में मद्रास, 1668 में मुंबई और 1690 में कोलकाता। फिर मुग़ल सम्राट से फरमान लेकर कंपनी ने टैक्स फ्री व्यापार शुरू कर दिया। फिर जब मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर पड़ गया 1707 के बाद, कंपनी को मौका मिला और 1740 के दशक में इसने फ्रांसीसियों के साथ
जो कर्नाटक युद्ध हुआ उसने अपना सेना का शक्ति को बढ़ाया। फिर प्लासी की लड़ाई हुई, उसमें सिराजुद्दौला को हरा दिया रॉबर्ट क्लाइव ने, और मीर जाफर को कठपुतली नवाब बंगाल का बना दिया, और बंगाल के राजस्व पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया। फिर बिहार और उड़ीसा के राजस्व पर भी उसने नियंत्रण हासिल कर लिया इलाहाबाद संधि के द्वारा। इलाहाबाद ट्रीटी एक पास हुआ, 1765 में पारित हुआ, जिससे कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी मिल गया। राजस्व वसूलने का, पूरा टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने का एक तरह से मौका मिल गया, अधिकार मिल गया। कंपनी ने फिर मैसूर युद्धों में हैदर अली टिप्पू सुल्तान को हराया, दक्षिण भारत में भी अपना पहुंच बढ़ाया। पश्चिम भारत में उसने मराठों को हराकर कब्जा कर लिया। फिर पंजाब और सिंध पे भी कंपनी का अधिकार हो गया 1840 में। पंजाब और सिंध भी उसके अधीन आ गए। तो इस तरीके से धीरे धीरे उसका क्या हुआ, विस्तार हुआ, एक्सपेंशन हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में फैल गई। कंपनी ने फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की नीति अपनाई। ठीक है, स्थानीय शासक को लड़ा देता था, आपस के दोनों लड़ने लगे और साइड में मजा लेकर के अपना आगे बढ़ जाता था। कंपनी ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। स्थानीय शासकों के साथ संधियां कर ली, सैन्य बल और व्यापारिक लाभ इसका आधार थे। स्थानीय लोकल रूलर्स के साथ संधि कर लेता था, ट्रीटी पास, दोस्ती कर लेता था, मेल, सेना का बल उसका ले लेता था, व्यापारिक लाभ ले लेता था। ये सब फ़ायदा पहुंचा लोकल रूलर्स के कारण, क्योंकि स्थानीय शासकों में एकता नहीं थी। वो अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं थे, वे एक दूसरे के ही खिलाफ थे स्थानीय शासक, जिसके वजह से अंग्रेज़ों को पूरा खुली छूट मिली अपना विस्तार करने के लिए कंपनी का। तो कंपनी ने मैसूर युद्धों 1767, 1799 में हैदर अली और टिप्पू सुल्तान को हराया। मराठों के खिलाफ युद्ध ने पश्चिमी भारत पर कब्जा सुनिश्चित किया, और 1840 तक पंजाब और सिंध भी कंपनी के क्या हो गए, अधीन आ गए। कंपनी ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। स्थानीय शासकों के साथ संधियां, सैन्य बल और व्यापारिक लाभ इसका क्या थे, आधार थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नींव थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जब अपना विस्तार कर रही थी, एक्सपेंशन कर रही थी, इससे भारत में ब्रिटिश एम्पायर बन रहा था। ब्रिटिश एम्पायर का एक तरह से फाउंडेशन था। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सपेंशन ब्रिटिश एम्पायर का क्या था, फाउंडेशन, नींव रख रहा था ब्रिटिश साम्राज्यवाद का। ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नींव थी। 1858 में भारत सरकार के अधीन आने तक यह देश की सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी थी। 1858 में भारत सरकार के अधीन आने तक ये ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन गवर्नमेंट के अंदर आया 1858 में, लेकिन उसके बाद भी यह देश की सबसे बड़ी क्या बन चुकी थी, शक्ति बन चुकी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया था। इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना क्या किया, विस्तार किया, एक्सपेंशन किया। तो अगर ये वीडियो इसी तरह से ये वीडियो यहीं पे हमारा समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, खास करके बीए के स्टूडेंट्स के पास पहुंचाएं। हिस्ट्री पूर्णिया यूनिवर्सिटी। आप सबों का हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।